सपना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। बाल बनाते बनाते उसने मोबाइल उठाया। उधर से आवाज़ आई, सपना, मैं शोभा बोल रही हूँ। नमस्ते दीदी, खुश रहो। क्या कर रही हो? प्रोग्राम बनाया कि नहीं बनारस आने का? जी, अभी तक तो नहीं बनाया है। अभी तो बस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। ऑफिस में ही उलझी रहोगी या अपने परिवार के प्रति कोई फर्ज भी निभाओगी? तुम्हारे ससुर जी यहाँ बनारस के अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी कोई परवाह है कि नहीं तुम्हें? पर दीदी, उनकी देखभाल करने के लिए आप सब हैं ना। जेठानी जी, जेठ जी, मामा जी, मामी जी, सभी तो हैं वहाँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, सब हैं। पर तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है या नहीं? सभी लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा है तुमने? वो तो यही कहेंगे ना कि बूढ़ा ससुर बीमार है और बहू को अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है। पर दीदी, आप तो जानती ही हैं कि अभी नया नया ट्रांसफ़र हुआ है और ऐसे में छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। फिर मेरी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है वहाँ, और कुणाल वहाँ पहुँच ही गए हैं। वैसे भी बाबूजी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सही इलाज मिल गया तो वो जल्दी ही ठीक होकर घर आ जाएंगे। 2-4 दिनों में ऑफिस में कुछ काम कम हो जाएगा तो मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगी। तभी शोभा बोली, भाई कुणाल तो अपनी जगह मौजूद है, पर तुम भी तो बहू हो। लोगों की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। मेरी मानो तो आज ही आ जाओ। समाज के रीति रिवाज और लोगों को दिखाने के लिए ही सही। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ, कहकर सपना ने फ़ोन रख दिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए चल पड़ी। रास्ते भर वो सोचती रही कि दीदी ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए, चाहे यहाँ नौकरी ही दांव पर क्यों न लग जाए। पराई नौकरी के लिए मैं परिवार को तो नहीं छोड़ सकती। तभी सपना के अंतर मन से और कई आवाज़ें आईं, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? 2-4 दिनों बाद चली जाना। वहाँ ज़्यादा भीड़ लगाने से क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही चाहिए। वो मेरे पिता समान ससुर जी हैं। मेरा भी कुछ दायित्व है। ऑफिस के प्रति कोई फर्ज नहीं। नौकरी भी भविष्य के लिए ज़रूरी है। बीमार व्यक्ति के प्रति दायित्व अधिक होता है, और यदि वो ससुर हों तो और भी। वरना लोग कहेंगे कि पराया खून तो पराया ही होता है। सपना का विवेक आखिरकार सामाजिक दायित्व के आगे नतमस्तक हो ही गया। अगले दिन सपना सीधे अस्पताल पहुंची। नमस्ते दीदी, सपना ने अपनी ननद दीदी के पैर छूते हुए कहा। खुश रहो, अच्छा किया जो आ गई। बीमार आदमी का क्या भरोसा, कब हालत बिगड़ जाए। कुछ हो जाता तो मन में अफसोस ही रह जाता। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अपनी ननद दीदी की बात सुनकर सपना अंदर से कांप उठी। उसका भावुक मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता था कि इंसान का अंत निश्चित है। और दीदी जितने सहज भाव से कह रही थी, उसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ खा पी लेना। पहले एक नज़र बाबूजी को देख लेती हूँ। देख लेना, वो कुछ बोल तो सकते नहीं, वेंटिलेटर पर हैं। तुम पहले नहा धो लो। फिर कुणाल को आवाज़ लगाकर बोली, जा कुछ नाश्ता ले आ हमारे लिए। आज कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। पास में ही गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही हैं। 10-12 कचौड़ियाँ और मसाले वाली चाय ले आ। बड़ी जोर की भूख लगी है, कहकर दीदी वहीं पलथी मारकर बैठ गईं। सपना बड़े ही गौर से अपनी ननद दीदी को देखने लगी। उसे अस्पताल में ऐसे वातावरण की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह दीदी
फ़ोन पर उसे नसीहत दे रही थीं। उससे तो यही प्रतीत हो रहा था कि मामला बड़ा गंभीर है और यहाँ का वातावरण बोझिल होगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। खैर, भूख तो उसे भी लग रही थी और कचौड़ियाँ उसे भी बहुत पसंद थीं। सपना, अब जरा पल्लू सर पर डाल कर रखना, सब मिलने जुलने वाले आएंगे। यही समय होता है अपने घर की इज्जत रखने का। नाश्ता करते ही दीदी ने सपना को सचेत कर दिया, जिससे सपना को वातावरण की गंभीरता का एहसास फिर से होने लगा। अस्पताल में मिलने जुलने वालों का सिलसिला चल पड़ा। मौसी सास, मौसा ससुर जी, छोटे चाचा जी, मामा जी, मामी जी, उनके बेटे बहू और न जाने कौन कौन मिलने आते रहे और दीदी सिसक सिसक कर उनसे बतियाती रहीं। सपना का काम था सबके पैर छूना और चाय कॉफ़ी के लिए पूछना। वैसे भी उसकी कम बोलने की आदत ऐसे वातावरण में कारगर सिद्ध हो रही थी। 4 दिनों बाद बाबूजी की अचानक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी, अब आप लोग इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। इनकी जितनी सांसें बची हैं वो ये घर पर ही लें तो अच्छा है। डॉक्टर की बात सुनते ही सपना बिलक बिलक कर रोने लगी, पर दीदी सब बड़े शांत मन से सुनती रहीं। और फिर शुरू हो गए निर्देशों के सिलसिले। कुणाल भाभी से कहना गंगा जल, तुलसी पत्ता आदि का इंतजाम कर लें। जाते समय रास्ते से धोती, एक जोड़ा गमछा, नारियल लेना है। और न जाने कितनी बातें दीदी को मुँह जुबानी याद थीं, वे कहती जा रही थीं और सब सुनते जा रहे थे। घर लाने के 3-4 घंटे बाद ही बाबूजी इस संसार से विदा हो गए। सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय बाबूजी के मृत्यु शोक में निःशब्द हो जाए या दीदी की तरह आगे होने वाले आडंबरों के लिए कमर कस ले। सबका काम दीदी के निर्देश अनुसार होने लगे। आने जाने वालों का तांता सा बंध गया। सुबह होते ही घर के सभी पुरुष नहा धोकर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर बैठक में बैठ जाते हैं। बहू होने के नाते सपना और उसकी जेठानी भी बारी बारी स्त्रियों की बैठक में उपस्थित रहती थीं। सपना देख तो इस साड़ी के साथ कौन सी शॉल मैचिंग करेगी, रोज़ सुबह दीदी का यही प्रश्न होता था और इसी प्रश्न के साथ वो अपना सूटकेस खोलकर बैठ जाती थीं। सूटकेस है या साड़ियों का, शालों का शोरूम, और वो भी ऐसे समय। सपना अभी ये सब सोच विचार कर ही रही थी कि दीदी बोली, ऐसे समय में अपने पराए सबका आना जाना लगा ही रहता है, ढंग से ही रहना चाहिए। यही मौका होता है अपनी हैसियत दिखाने का। दीदी ने सपना को समझाते हुए कहा तो उसका भावुक मन असमंजस में पड़ गया। वो तो बाबूजी की बीमारी की बात सुनकर 2-4 घरेलू साड़ियाँ, बस 1-2 शॉल ही लेकर आई थी। उसने सोचा था ऐसे समय में किसे सजधज कर दिखाना है, माहौल गमहीन रहेगा। पर यहाँ तो मामला अलग ही था। दीदी तो थी ही सेठानी घर की, अन्य स्त्रियों के भी यही ठाठ थे। नहा धोकर बढ़िया साड़ियाँ पहनकर बतियाने में ही सारा दिन बीतता था। घरेलू काम के लिए सुधा बाई और खाना बनाने के लिए गीता बाई जो थीं। दीदी आज खाने में क्या बनेगा, गीता बाई ने पूछा तो दीदी ने सोचने की मुद्रा बनाई और बोली, बाबूजी को रसगुल्ले बहुत पसंद थे, पनीर की सब्जी और मिस्सी रोटी भी बना लो, रायता चावल तो रहेगा ही, सलाद भी काट लेना। हाँ, जरा ढंग से ही बनाना, जाने वाला तो चला गया,
पर ये जीभ है ना जो मानती ही नहीं, ऐसी वैसी चीज़ ना भाएगी किसी को। हाँ दीदी देखना, ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि ससुराल जाकर भी याद करोगी। सपना मुंह बनाए कभी अपनी ननद दीदी की ओर देखती तो कभी गीता बाई की ओर। अभी तो बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए थे और यहाँ खैर बहती गंगा में हाथ धोने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। सपना भी वैसा ही करती जैसे अन्य सभी। अचानक से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो सभी चौंक पड़े। अरे सुल्तानपुर वाले दादाजी और बड़ी माँ आई हैं। जा सपना, जाकर बैठक में बैठ जा। हाँ पल्लू सर पर ही रखना, अभी बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए हैं। ज़्यादा चकर चकर मत करना, बड़ी माँ थोड़ी चालाक हैं, घर के अंदर की बात उगलवाना चाहेंगी। ध्यान रखना कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। ये सुनकर सपना हक्की बक्की रह गई। ये वही दीदी हैं जो अभी तक परिधानों व पकवानों का चुनाव कर रही थीं, अचानक यूं गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगी, सोचा भी न था। सर पर पल्लू ओढ़कर सपना बड़ी माँ के पास बैठ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद बड़ी माँ से रहा न गया, वो पूछ ही बैठी, क्यों सपना, बंटवारा तो कर गए ना भाई जी, जायदाद तो काफ़ी थी उनके नाम। सपना अब तक इस बेमौसम की बरसात की आदी हो चुकी थी, बोली, बड़ी माँ वो सब तो भाई लोग ही जाने, मैं तो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन सब बातों के विषय में सोचने का भी समय नहीं मिलता। अब तक बड़ी माँ की नज़र सपना के हाथों पर पड़ चुकी थी। अरे ये क्या सपना, सोने की पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तेरे पास तो वो ख़ानदानी कंगन है ना, ऐसे मौके पर नहीं पहनेगी तो कब पहनोगी। दीदी तो दीदी, बड़ी माँ भी। सपना हैरान थी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या शायद दुनिया की रीत है। सपना को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी अपनी नादानी पर। भला उसके पास क्या कमी थी गहनों व साड़ियों की। यूं ही मुंह उठाकर चली आई। उसने अपने हाथों के साथ साथ साड़ी को छिपाने की भी नाकाम कोशिश की। उसे लगा कि बिना सज धज के आना उसकी भावुकता नहीं, उसकी मूर्खता की निशानी है। उधर अंदर दीदी कीमती पगमीना शॉल ओढ़े बतिया रही थीं। जब से बाबूजी की बीमारी की खबर सुनी, एक निवाला गले से नहीं उतरा। 2 साड़ी लेकर दौड़ी चली आई मैं तो। आखिर पापा थे मेरे, कोई दूसरा थोड़ी न था। अरे कुछ जिम्मेदारी भी तो होती हैं बड़ों की। भाभियाँ तो मेरी भोली हैं, दुनियादारी नहीं जानती। सपना अपनी ननद दीदी की इस बात से सहमत थी। वो तो अब इस सोच में थी कि जिस धूमधाम से 12वें दिन की तैयारी करवाई जा रही थी, उससे तो निश्चित ही था कि बड़ी संख्या में मेहमान आएंगे। सपना ने एक नज़र फिर अपनी साड़ी व चूड़ियों पर डाली। 12वें दिन भी पहनने के लिए उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था और उस दिन बड़ी माँ जैसी कई और महान हस्तियों का आगमन जरूर होगा। वो बड़ी उलझन में पड़ गई। एक मन तो कह रहा था कि ऐसे वक्त में ऐसे सदस्य कर दिखावा करना ठीक नहीं। दूसरी ओर वही मन उसे समझा रहा था, तुझे भी उस दिन के लिए सभी लोगों की तरह साड़ी व चूड़ियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही दुनिया की रीत है और तू भी इसी दुनिया में रहती है। जैसा सब कर रहे हैं वैसा तुझे भी करना चाहिए, क्योंकि तुझे इन सब के साथ मिलकर चलना है। जाने वाला तो चला गया, बाकी तो सबके साथ तुझे ही रहना है।
तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।